हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिकेत और आज हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वेक्टर, ये आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद आता है। तो छोटी सी एक चीज़ है, उधर से हम पहले देखेंगे उस चीज़ को, फिर इसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज बोल के एक टर्म आता था वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में जो भी मेजरमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को आपने दो पार्ट में वहाँ पे ब्रेक किया था, एक को बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे को बोला था नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सेम तरीके से इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम दो टर्म बोल रहे हैं इसके लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इस बात को हम समझेंगे यहाँ पे। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम मास की बात करें, देख हम फिजिकल क्वांटिटी मास कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मास अगर आप बोलते हो 2 kg, 5 kg, 3 kg, तो 5 या 2 या 3 जो बोल रहे हो आप, ये आपका क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। केजी जो बोल रहे हो, किलोग्राम जो बोल रहे हो आप, वो क्या है, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, पर उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 5 kg किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पॉसिबल नहीं है। 5 kg उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरी आती है हमारी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमने बोला इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड हम बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर हम 10 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं तो 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड जो है हमारा उसका यूनिट हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो इसलिए वो क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस हो गया। चैप्टर का नाम है वेक्टर, हमें वेक्टर को ही डील करना है, वेक्टर क्वांटिटीज को ही हम डील करेंगे चैप्टर में अच्छे से, स्केलर क्वांटिटी को हमें डील नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट ये आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समझ में आ गई बात है हमें कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस बात को हमें समझना होगा। तो वेक्टर को हम लोग बेसिकली तीन तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा रिप्रेजेंट करके, बहुत बेसिक है, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो देखिए ज्योमेट्रिकली होता है, जैसे पहला मैं बोल रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ज्योमेट्रिकली। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं कि जैसे एक हम एरो बनाएंगे, ऐसे करके हम एक एरो बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे एरो के पास क्या है, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा हेड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेल है, ठीक है। तो ये जो हेड है ये इस वेक्टर का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और ये जो लेंथ है, ये जो क्या है, लेंथ है, ये हमारा क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। किसका, वेक्टर का। मतलब क्या है, मतलब बहुत बेसिक सा है कि अगर हमारे पास एक एरो ऐसे करके हमें मिलता है, अगर हमें एक ऐसे एरो मिलता है, तो इस एरो का जो डायरेक्शन होगा, हेड जो डायरेक्शन बताएगा वो डायरेक्शन उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और एरो का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या डिसाइड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। दैट मीन्स कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी छोटी होगी मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे आप सुनते रहोगे, इस चैप्टर में बार बार आएगा, जैसे बोलेगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऐसे करके, या वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म बहुत सिंपल सा होता है। इसको बोल सकते हैं वेक्टर ए बोल रहे हैं तो इसके ऊपर हम छोटा सा ऐसे एरो डाल देंगे, वेक्टर बी बोल रहे हैं इसको छोटा सा एरो डाल देंगे, वेक्टर अगर वी बोल रहे हैं तो ऊपर से एक डाल देंगे ऐसे करके, अगर एक्स बोल रहे हैं तो ऊपर ऐसे डाल देंगे। सिंपल तरीके से करना है आपको, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें एक छोटी सी चीज और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या बोल रहे हैं, वेक्टर ए बोल रहे हैं। तो वेक्टर ए दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो डायरेक्शन और दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे करके हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड।
कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ऐसे, या इसको हम लोग डायरेक्ट ए लिख के भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से जो डायरेक्शन है वो कौन सा हो गया हमारा, डायरेक्शन वाला पार्ट हो गया ए कैप, इसको कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे ग्राफिकली, ठीक है, कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। तो इस पार्ट में आने से पहले आप एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लेना सारा ये चीज, क्योंकि मैं ये मिटा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आ रहे हैं ग्राफिकली पे, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमारा, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे बोल दें, इसके लिए हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा सब लोग, इसके लिए बोल रहे हैं। तो एग्जांपल ऐसे बोल दें कि अ पार्टिकल हैज वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से समझो, अब नॉर्थ ईस्ट आ गया तो यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए हम एक चीज और समझ लेंगे। हम लोग ये जो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब दिखाते हैं जो, इसके लिए क्या होता है, हमेशा इसको ऐसे बनाओ, इस फॉर्मेट में बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस फॉर्मेट में बनाओ। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, वेक्टर का, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज हो गया। अब आएंगे हम आगे देखते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर बताता हूं मैं आपको, ठीक है, वो आप लोग देखते हो, चलो ये कैसे होता है। कुछ वेक्टर की मतलब टाइप्स है, वो सीखेंगे उसको। जैसे देखिए क्या होता है, सबसे पहला बोलता है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर बोलता है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन है, अगर एक लाइन है, इसमें अगर सोचिए कि दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, इस लाइन के अलाउंग ये भी यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, इसको वेक्टर ए बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक और वेक्टर है, इसको वेक्टर बी बोल रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, देखिए एक ही लाइन में के अलाउंग ये दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। जैसे और बोल सकता है, बोलेगा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए नाम से ही पता चलता है कि कोप्लेनर वेक्टर का मतलब ये है कि अगर कोई दो या दो से तीन, दो से ज्यादा अगर वेक्टर जो है वो अगर सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ का जो ये पोर्शन है ये एक प्लेन है सपोज दैट, तो यहाँ पे अगर एक ये चौक रखा हुआ है जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक और चौक रखा हुआ है जो एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोप्लेनर का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ टू or more than two vectors lie in a same plane then those vectors are called coplanar vector, ठीक है। अब एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ नीचे कि only two vectors are always coplanar, only two vectors are always coplanar। इसका मतलब क्या है कि अगर केवल दो वेक्टर हैं, अगर केवल दो वेक्टर हैं तो वो हमेशा और हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, मतलब सेम प्लेन में लाई करेंगे। समझने की कोशिश करो इस बात को। जैसे देखो मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो कि ये डस्टर का जो ये सरफेस है, अगर इस सरफेस के ऊपर हम इन दोनों चौक को रखते हैं तो ये दोनों कोप्लेनर है। अब देखो चौक को कहीं पे भी लेके जाओ तो डस्टर भी दूसरे साथ मूव कर सकता है ना, मतलब देखो डस्टर कैसे भी हम करें, देखो चौक का लोकेशन चेंज हो रहा है, कैसा भी लोकेशन चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा ये दोनों क्या है, एक प्लेन में ही तो लाई कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दो वेक्टर अगर ओनली देयर आर ओनली टू वेक्टर्स देन बोथ ऑफ देम विल बी कोप्लेनर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आओ एक दो चीज और देखते हैं। जैसे आपको बोल देगा को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब इनिशिएट होना, मतलब अगर एक ही पॉइंट से ना सारे के सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं ना। अगर एक दो से ज्यादा अगर वेक्टर हैं तो सारे के सारे कहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से अगर इनिशिएट हो रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं,
कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। सेम तरीके से आपसे ये भी बोल सकता है, जैसे बोल देगा आपसे, मान लीजिए कि को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो वेक्टर होंगे वो एक ही पॉइंट पे आके टर्मिनेट होंगे। सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे आके टर्मिनेट होंगे, तो इनको हम बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आइए एक दो चीज और देखते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब जैसे मान लीजिए कि अब एक टर्म बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अब ध्यान रखो, सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर अगर है तो हम बोलते हैं कि ये वेक्टर ए है। अगर इस वेक्टर को अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दें, इस वेक्टर को अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दें, तो देखिए एक चीज बात को समझने की कोशिश करेगा कि इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे ना, अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो आपको बात समझ में आती है कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव वेक्टर बोल देंगे। ये ए का नेगेटिव वेक्टर कब होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में वही वेक्टर होता है। मतलब कोई भी वेक्टर है, अगर उसके सामने आप नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद आ जाओ एक चीज और बोलता हूं मैं, जैसे अब नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर है और उसका अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, कोई भी अगर वेक्टर है और उसका अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर है, बात को समझो मेरी, वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, सिंपल सा, ठीक है। ये आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे एक और आता है, जैसे आता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कब दो वेक्टर इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल है कि अगर हम बोलते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देन या मैं से बोलता है कि इफ मैग्नीट्यूड, अगर हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल है, और ए कैप का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, और बी कैप का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर ये दोनों भी इक्वल है देन वी कैन से वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है, सिंपल सा है। तो एक बात और समझते हैं यहाँ पे कि अब देखो यार, ए और बी एकदम सेम चीज ही तो होगी, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो जैसे मैं ये बोलता हूँ ना कि अगर मान लो कि ये वेक्टर अगर है, ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका लेंथ है, अगर इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो भी इसका लेंथ जो था वही है, अभी भी लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन पहले भी देखो इधर की तरफ था, अभी भी इधर की तरफ है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हुए, सेम हुए। कहने का मतलब ये है ना कि अगर एक वेक्टर को पैरेलली बिना उसका डायरेक्शन चेंज किए अगर हम लोग, और उसका बिना लेंथ चेंज किए अगर उसको हम लोग कहीं पर भी मूव कराएं, वो वेक्टर चेंज नहीं होता है, वो वेक्टर सेम का सेम वही रहता है। फिर से बोलता हूं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन द सेंस लेंथ, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन और लेंथ बिना चेंज किए उसको कहीं भी रिप्लेस कर दो तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है, वो सेम का सेम रहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने समझ में आ गया, कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, वेक्टर क्या होता है समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे, या वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं, एंगल
एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये देख लेते हैं, फिर उस वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमारे पास दो वेक्टर अगर दिया है मैंने, ठीक, हमें बोल दे कि वेक्टर बी है और ये बोल दे हमें वेक्टर ए है। तो बड़ा सिंपल सा है, हमें क्या करना होता है, टेल से टेल को मिला देना होता है, दोनों वेक्टर का टेल से टेल को मिला देना होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप इसको टेल से टेल मिलाओगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो दो एंगल बन सकते हैं बेसिकली, अगर टेल से टेल को मिलाओगे तो एक ये भी बनेगा, एक बाहर भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक अंदर वाला बनेगा। लेकिन आप हमेशा कौन सा लोगे? छोटा वाला एंगल कंसिडर करोगे। तो जो छोटा वाला एंगल होगा वही दैट विल बी द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा हुआ कि दो वेक्टर अगर दिए हैं तो उनके टेल से टेल को मिलाना है और दोनों तरफ एंगल बनेंगे। तो जो छोटा वाला एंगल होगा उस छोटे वाला एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। अब जैसे मतलब क्वेश्चन ऐसा सकता है कि अगर ऐसा दिया हो दो वेक्टर, ऐसे करके अगर मिल जाए तो सिंपल है ना, इधर लो या इधर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर होगा कितना? 180 डिग्री। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आ जाते हैं, ये हमारा हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एडिशन वाले पार्ट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड फ्रैक्शन बिटवीन वेक्टर, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें कुछ कुछ लॉज है, उन लॉज को हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो रूल आएगा आपका वो आएगा ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो क्या होता है कि दो वेक्टर दिया है, फिर से वैसे सेम तरीके से लेंगे। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर बी, इसको बोल रहे हैं वेक्टर ए, इसको बोल रहे हैं वेक्टर ए। तो ट्रायंगल में क्या करते हैं, जब भी हमें एडिशन करना होता है, ध्यान रखना, जब भी हमें एडिशन करना होता है तो हम लोग हेड से टेल को मिलाते हैं, हेड टू टेल, ध्यान रखना, हेड टू टेल। जब हमें ऐड करना है तो हेड टू टेल, मैं बोल देता हूँ फिर से, सब्सट्रैक्ट जब करोगे तो टेल टू टेल मिला देना होगा, टेल से टेल को मिलाना होगा। और ट्रायंगल लॉ में जब तुम ऐड करोगे तो हेड से टेल को मिलाना होगा, ठीक है। सिंपल है, दो वेक्टर है, देखो दो तरीके से मिल सकता है, दोनों में आंसर सेम आता है। जैसे मान लो कि बी के हेड में ए के टेल को मिला देना, देखना ध्यान से, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, तुम्हारे पास दो चीजें बच रही है, एक टेल बच रहा है, एक हेड बच रहा है। तो टेल से हेड की तरफ क्या कर दो, एक लाइन खींच दो ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। ये तुम्हें क्या देगा, रिजल्ट दे देगा। जैसे तुम्हारा ये क्या था, ये वाला ए था और ये बी था। अब जैसे मान लो इसमें हमने क्या किया कि बी के हेड से ए के टेल को मिलाया, लेकिन अब बोल दे कि नहीं भाई, ए के हेड से बी के टेल को मिलाओ, तो बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ऐसे करके हमारा ये ए था और यहाँ से हमारा ये कैसा हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो टेल और हेड बच रहा है, इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। आप इसको चेक करोगे तो दोनों क्या है, एकदम सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ है। ये लेंथ सेम आएगा और डायरेक्शन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, एक ही आंसर आएगा, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ बोल रहे हैं, दो हमारे पास क्या थे, दो वेक्टर थे, तीसरा हमारा मिलकर क्या हो गया, मतलब एक लूप बन गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल भी बन चुका है हमारा। अब यहाँ पे चीज समझेंगे, आ जाओ, कि देखो तीनों मिलकर जब एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो ट्रायंगल जो होता है वो एक लूप होता है। लूप का मतलब क्या, कि जब हम किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं चलना, तो लौट के हम अगर उसी पॉइंट पर फिर से वापस आ जाए तो उसको हम लूप बोलते हैं। जैसे सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल होता है जो आपने देखा हुआ है, सर्कल में क्या बोलते हो आप, जिस पॉइंट से चढ़ रहे हो उसी पॉइंट से घूम के फिर से आप वहीं पे आ जा रहे हो। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही वैसा चीज हो, लूप हो। कोई भी चीज, कैसा भी पाथ, अगर उसमें आप चल के फिर से वापस वहीं पे आ जा रहे हो तो तुम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, ये जो F1 रेस होती है उसके जो ट्रैक होते हैं, देखा आपने, रैंडम से इधर उधर बने होते हैं, लेकिन वो घूम के आते तो वहीं पे फिर से ना, तो क्या हो गया आपका, एक लूप हो गया, कंप्लीट लूप हो गया।
तो वैसे हम बोलेंगे कि ये भी एक लूप है। जैसे मान लो कि यहाँ से चलोगे अगर, तो ऐसे जाओगे फिर ऐसे वापस आ जाओगे, इसमें ऐसे चलोगे ऐसे जाओगे ऐसे वापस आ जाओगे, कहीं से चलो यहाँ से ऐसे चलो ऐसे जाओ ऐसे वापस आ जाओगे, ठीक है। तो एक लूप है। तो जैसे ही लूप की बात आती है तो आपको समझ में आता है कि लूप का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक लूप है, तो लूप में दो चीजें होती हैं, दो डायरेक्शन में आप जा सकते हो, ठीक है। क्या होता है, तो कुछ नहीं बन गया, तो दो डायरेक्शन में आप जा सकते हो। देखो ये वाला जो, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देख लो ध्यान से, सिंपल सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये पूछूंगा आपसे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मतलब पूछूंगा नहीं यार, कैसे पूछेंगे यहाँ से, समझ लूंगा, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखना टेक्निकली, तो बी का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो बी ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ए कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और आर कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो रूल है, ट्रायंगल लॉ का जो रूल है ना, बड़ा सिंपल सा है। मतलब रूल ये बोलता है कि किसी भी लूप में आपको चेक करना होता है कि कौन सा वेक्टर क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज वालों को एक साइड में ऐड करके लिख देना है और एंटी क्लॉकवाइज वालों को ऐड करके एक साइड में लिख देना है। तो देखो यहाँ पे इस वाले केस में बी और ए क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और क्या लिख देंगे, इक्वल टू ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम लिख देंगे। इस वाले केस में देखो ये आपका ए था, ए और बी क्या है आपका, ए और बी क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और आर जो है वो क्लॉकवाइज है, और ये दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा ही बेसिक सा चीज है ये, मतलब बहुत सिंपल है। तो एक्चुअली में सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल सा ही चीज है ये, इसको बस यूज करते रहना है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर को, मतलब ये जो वेक्टर चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम लोग एज अ टूल पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्योंकि आपका 11th में शुरू में आता है। पहले आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये चैप्टर के पहले या बाद में आपको कैलकुलस भी पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये तीनों जो चैप्टर है ना, ये पूरा 11 और 12 की फिजिक्स का क्या है, टूल है, एज अ टूल पढ़ते हैं इनको हम लोग, ठीक है। तो सिंपल है, समझ में आ जाता है, बस आपको यूज करते रहना है। आप जितना यूज करोगे इसको, आप उसका सीखते जाओगे चीजें। ये हो गया हमारा क्या, एडिशन के लिए हो गया, लॉ ऑफ एडिशन हो गया। अब एक चीज और देख लो, जैसे दूसरा देख लो, हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा होता है, जैसे अगर फिर से हम सेम वही वेक्टर ले रहे हैं, हम यही दोनों वेक्टर ले रहे हैं, ये दोनों लेते हैं। तो इस बार मैंने बोला था ना कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, तो हेड टू टेल बोला था मैंने, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, टेल टू टेल करेंगे, ठीक है, टेल टू टेल। तो देखो अगर टेल टू टेल करते हैं यहाँ पे, तो देखो ध्यान से क्या होता है, एक वेक्टर ऐसा आएगा, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ हमारा, ठीक है, ए है हमारा और ये बी है। अब एक मुद्दा आता है, या एक दिक्कत आती है कि जब हमने पहले हेड से टेल को मिलाया, तो एक टेल मिला था, एक हेड मिला था। मैंने टेल से हेड की तरफ वेक्टर बना दिया। इसमें मैंने किया, जब टेल मिला एक हेड मिला, मैंने टेल से हेड की तरफ वेक्टर बना दिया। लेकिन अब बताओ मेरे को कि अब टेल से टेल मिला दोगे तो दो हेड मिल गए ना, एक हेड यहाँ मिलेगा, एक हेड यहाँ मिलेगा। अब ये मुद्दा आता है कि अब दोनों ही हेड अगर मिल गए हमें, तो अब हम कैसे करेंगे, अब तो दो हो सकता है, या तो हम ऐसे ले लें इसको कि ये हमारा ऐसे करके ले लें, एक ये ले लें, और दूसरा कैसा, ये भी तो हो सकता है कि ऐसे बोल के हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझाता हूँ मैं कि क्यों ऐसा आ रहा है, या इसका मतलब क्या है। इसको हम बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 बोला है, R2 बोला है, क्यों, क्योंकि देखो जब ऐड करते हो आप ना, ऐड करते हो आप, तो जैसे मान लो कि 5 + 10, 5 + 10, तो 5 + 10 या 10 + 5 एक ही बात है, एक ही अंतर है, कितना 15 आएगा। लेकिन अगर हम बोले कि 10 - 5 तो आंसर आएगा 5, लेकिन अगर हम बोले कि 5 - 10 तो आंसर आएगा -5, ठीक है। तो इसलिए दो वैल्यू आती है, यहाँ पे दो वैल्यू आती है। सब्ट्रैक्ट करते हो तो कौन पहले है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे फिर से वही वाला रूल लगाएंगे, कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस पहले वाले में देखो कि कौन सा क्लॉकवाइज है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि बी क्लॉकवाइज है और R1 क्लॉकवाइज है, और ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बी को और R1 को हम एक साथ लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो देखो यहाँ से R1 क्या निकल के आएगा,
R1 यहाँ से निकल जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। यही तो हमें निकालना था, A माइनस B। जैसे इसमें हमें क्या निकालना था, A प्लस B निकालना था, वैसे इसमें क्या निकालना था, A माइनस B निकालना था। आगे हमारा निकल गया। अब जैसे इस वाले डायग्राम में देखते हैं, तो इस वाले डायग्राम में देखो कि A B बोल रहे हो और R2 बोल रहे हो, तो कौन सा क्लॉकवाइज है सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है, B क्लॉकवाइज है, और A और R2 दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A प्लस R2, A प्लस R2। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा हमारा B माइनस A। क्या आ गया, B माइनस A। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। A माइनस B भी निकाल लिया हमने और B माइनस A भी निकाल लिया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज सीखेंगे। ठीक है, मतलब सीखेंगे क्या, आता है आपको ऑलरेडी, हम थोड़ा जस्टिफाई करेंगे पुरानी बातों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इस वाले डायग्राम को देखो तो R1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है वेक्टर A माइनस वेक्टर B, माइनस कॉमन करेंगे हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं R2, हम क्या लिखते हैं R2। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आता है, दोनों वेक्टर में देखो डिफरेंस देखो क्या है, दोनों वेक्टर में डिफरेंस तो वही है ना, क्योंकि एंगल वगैरह सारे सेम थे, तो ये लेंथ तो सेम है दोनों का लेंथ क्या है सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अलग है, कितने अलग है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। देखो 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो देखो नेगेटिव वेक्टर आया कि नहीं है, जो उधर बोला था हमने, कोई वेक्टर है अगर वो 180 डिग्री रोटेट कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। बस उसका एक एग्जाम्पल हो गया ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमने ट्राइंगल लॉ सीख लिया है, ऐड करना भी सीख लिया और सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ पे जाएंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, उसमें देखेंगे क्या होता है। मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर जो है ना वो ट्राइंगल लॉ की तरह ही है। ठीक है, समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। और यहाँ पे टॉपिक का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें अब क्या है, पॉलीगन का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे अब दो वेक्टर नहीं होगा। जैसे ट्राइंगल में क्या था, दो ही वेक्टर ले सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं ले सकते हम। वहाँ पे दो लिया, दो की वजह से हमने टेल टू टेल हेड टू हेड करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाला हुआ। लेकिन पॉलीगन में बोल देगा तुमसे कि दो नहीं है, दो से ज्यादा है, 3 4 5 कुछ भी बोल सकता है तुमसे। तो इमेजिन करो कि ऐसे वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है तो हम बोल रहे वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे है उसको बोल रहे वेक्टर बी, एक वेक्टर ऐसे है उसको बोल रहे वेक्टर सी। ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे है उसको बोल रहे वेक्टर डी। अब आपको पता है कि एडिशन वाला है तो क्या होगा, हेड टू टेल करना पड़ेगा। ठीक है, हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसा होता है, जैसे ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। ए, बी, ये सी हो गया हमारा, ये क्या हो गया, डी हो गया। सिंपल था, ए बी सी हमने ऐड कर दिया, हेड से टेल को मिला दिया सबके। अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक टेल बच रहा है, हेड बच रहा है, इसको भी मिला देंगे, इसको वैसे मिलाएंगे, ये मिला दिया। अब फिर से रूल वही लगेगा, अब 3 हो 4 हो 5 हो, अगर लूप है तो लूप में हम वो रूल लगा सकते हैं, लूप वाला कि क्लॉकवाइज को ऐड कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, ऐड करके दूसरे साइड में लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी डी जो है एंटी क्लॉकवाइज है और इसको आर बोल रहे हैं, आर जो है क्लॉकवाइज है। हम लिख सकते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, सिंपल सा हो गया हमारा। एक सेकेंड, देखो तो ए बी सी डी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ऐसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे भी बोल सकते थे, अगर इसको हम R1 बोल दें और इसको एक और लेते हैं, इसको अगर हम R2 बोल दें, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R1 को देखो क्या लिख सकते हैं, अगर R1 को देखोगे ना तो इस ट्राइंगल में लिख सकते हो, इस ट्राइंगल में लिख सकते हैं। अगर इस ट्राइंगल में देखोगे तो R1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी एंटी क्लॉकवाइज आर क्लॉकवाइज, ये भी हो गया।
अब जैसे R2 बोल दो, R2 को अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में बोले, इस वाले ट्राइंगल में अगर बोले, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या, R2 इक्वल टू R1 प्लस C, या इसको हम बोल सकते हैं R1 को हम बोल सकते हैं क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। ये बेसिक हमारा क्या हो गया, तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का किसको, आपका मतलब वेक्टर के एडिशन को, मतलब अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन या पॉलीगन लॉ बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो आ जाओ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब बात ये आती है ना कि देखो एडिशन तो हम पहले ही करना सीख चुके थे, दो वेक्टर, ये भी दो वेक्टर के लिए होता है, पैरेललोग्राम जो लॉ है ये भी दो वेक्टर के लिए हम बोलते हैं। तो ऑलरेडी हम दो वेक्टर के लिए तो करना सीख चुके थे, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये बात आती है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, समझेंगे बात को, कि ट्राइंगल लॉ जो था हमारा, उसमें जो हमें रिजल्टेंट मिला वो R के टर्म में मिला था और उसके ऊपर वेक्टर का साइन था, मतलब एज अ वेक्टर मिला था हमें। कैसे मिला था, एज अ वेक्टर मिला था। हमें वहां पे इंडिविजुअली पता नहीं था कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। इसलिए हम इस लॉ को लाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम सेपरेटली कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आ जाए यहाँ पे, तो टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हम दो वेक्टर कंसीडर करेंगे, एक वेक्टर ऐसे लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर बी, और एक वेक्टर ऐसे लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि ऐसे लेते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो कि हम लोग कि हमारा बी है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, लेंथ वाइज ले रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। थीटा कैसे निकालते हैं हम, मैं ऑलरेडी तुम लोग को समझा चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे कि अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा, देखो शिफ्ट करने से कोई चेंज नहीं आता है, बोला था मैंने। तो ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, देखो ट्राइंगल हो जाता है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज है क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बी है तो ये बी हो जाएगा। अब मुद्दा आता है ये दोनों लेंथ के लिए, ठीक है, ये दोनों लेंथ के लिए। तो बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोग को पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम से कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो हम लिख देंगे कितना, बी साइन थीटा। सेम तरीके से वाला क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इनटू हाइपोटेन्यूज। तो बी कॉस थीटा हो गया। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग नाम रखते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं z और इसको बोलते हैं w, ठीक है, इसको w बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल x y z, इन ट्राइंगल x y z, ये जो r लेंथ है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। a प्लस बी कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा के टर्म में a प्लस बी कॉस थीटा बेस हो जाएगा, और b साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, b साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं, a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखना क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस
थीटा, तो ये भी cos थीटा। तो देखिए यहाँ से ये दोनों जो दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लोग अगर बी स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो आपको ऑलरेडी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर था तो आर लिखोगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं डायरेक्शन वाले बात पे। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपल से समझ लो, रिजल्टेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन वाले बात पे आते हैं तो समझ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लो कि ए वेक्टर है तो हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि नॉर्थ में साउथ में आप बोलोगे कि नॉर्थ में डायरेक्शन है, साउथ में डायरेक्शन है या वेस्ट में डायरेक्शन है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे हमेशा। तो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे ये एक्स एक्सिस, एक्स मान लेंगे इसको हम क्या मान सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ए का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड एक्स। बी का डायरेक्शन कितना है, तो बी हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो बी का भी डायरेक्शन पता चल गया। अब आर का डायरेक्शन बताना है तो हम अल्फा निकाल लेंगे। अगर ये अल्फा निकल जाएगा हमारा तो हम क्या हो गया, मतलब हमें डायरेक्शन पता है आर का, तो अल्फा में निकाल लेना है सिंपल तरीके से। तो फिर हम यही बोलेंगे कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मींस क्या हो जाएगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्या आ गया, ये हमारा एंगल भी आ गया। इसलिए मैं बोल सकते हैं कि हमें डायरेक्शन भी इसका पता है। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये चीज़। ठीक है, अब जैसे इसका कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको रिजल्टेंट वाला। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, क्यों बोल रहा हूँ, मतलब आगे चीज़ें चलेंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, उसको लिख लेना एक बार। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, मिटाइए तो मैं पूरा मिटाता हूँ। ठीक है, अब जैसे क्या है यहाँ पे ना कि अगर हम बोलते हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। जैसे मान लो बोलता है कि एक वेक्टर 3 है और एक वेक्टर 4 है। एक वेक्टर कितना है, 4 है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो बोल देगा 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर ए जो है 3 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, 3 यूनिट ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, और 4 जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, 4 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द, ऐसे बोल देगा फाइंड द रिजल्टेंट, या ऐसे बोल देगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो हम रिजल्टेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, समझेंगे इस बात में। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर अगर हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 24 कॉस 60 कितना होता है, एंड देन 2 कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, 12 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 25 37, ये 37, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर डायरेक्शन पूछ दे तो अल्फा निकालना है आपको, तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे तो कितना कितना दिया था, 4 और 3 दिया था ना, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 दिया है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो हम देखो tan थीटा में निकालना है, मान लो कि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ रहा है ना, इनका रिजल्ट कहाँ आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, a cos थीटा b cos थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला क्या था हमारा, बी साइन थीटा, दैट मीन्स कितना 3 साइन 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस 60 लिख लेना है। आपका क्या आ गया, ये एंगल आ गया रिजल्टेंट का, तो डायरेक्शन भी बदल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। ये हमारा बेसिक तरीका होता है, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, सीख जाओगे आप करने में, ठीक है। चलो अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। अब पैरेलल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन अगर हम बोल रहे हैं अब क्या है, तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं अगर, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि r इक्वल टू क्या था, a प्लस बी था, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब r इक्वल टू a माइनस बी हो जाएगा, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमारा टारगेट है। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बताओ ये इसके जैसा ही तो है, सारी चीजें सेम आएंगी, बस बी के जगह क्या लिखना है, माइनस बी पुट करना है। तो अब देखो यहाँ पे, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम लोग, मेरा डायग्राम बनाते हैं। ये इनिशियल क्या था, ये ए था, ये बी था, ये ए और ये बी, एंगल थीटा। अब अगर ए और माइनस बी की बात करें तो ए हमारा ऐसे रहेगा, माइनस बी का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, माइनस बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। एंगल कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो गया आपका ये एंगल। तो 180 माइनस थीटा एंगल हो गया, तो बस पुट करते जाना है। आर इक्वल टू क्या आता बोलो, आर इक्वल टू आता रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस थीटा का जगह लिखेंगे कितना, कॉस 180 माइनस थीटा, खत्म बात है यहाँ पे। तो ये अगर पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, सिंपल सा है। ये आपका क्या हो गया, 2ab कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। सेम तरीके से अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर एंगल की बात करें, अल्फा की बात करें, तो अल्फा कितना हो जाएगा बोलिए, फॉर्मूला आया था बी साइन थीटा, तो बी साइन 180 माइनस थीटा लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा थीटा की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। हमने दो लॉ पढ़ लिए, क्या कहते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, एक ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया, और एक पॉलीगन लॉ भी पढ़ा है, पर पॉलीगन लॉ तो आपका ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो अब समझेंगे कि ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, ठीक है। और देखिए डिवाइड करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे कोई वेक्टर अगर है ना, तो वेक्टर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है स्केलर क्वांटिटी डिवाइड करोगे, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी कोई भी 5, 10, 6 को भी केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आपको क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, तो हो जाता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो में इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है पार्ट, वो हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वहां पे दो चीजें आएंगी, दो तरह का प्रोडक्ट आता है। देखो स्केलर टर्म आएगा, लेकिन स्केलर का मतलब ये नहीं है कि हम स्केलर क्वांटिटी का यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे जो आएगा वो वेक्टर के लिए आ रहा है। तो दो प्रोडक्ट दो तरीके का आता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कभी कभी वेक्टर मिलता है और कभी कभी स्केलर मिलता है। स्केलर जब मिलता है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब वेक्टर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए।